हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिंदी, जो आपके क्षितिज भाग 1 है। इसका जो इसके बाद इससे पहले क्लास में हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। और इस उपभोक्तावाद संस्कृति के क्वेश्चन आप पहले स्वयं कोशिश कीजिए, क्योंकि एक निबंध विधा में लिखी गई ये आपकी रचना है। और एक निबंध विधा के प्रश्न उत्तरों को आप स्वयं करने की कोशिश करें। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, फिर इस चैप्टर के बाद हम इसके क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो आज हम आगे एक नए चैप्टर की तरफ। चैप्टर का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। आपके जाबिर हुसैन जी ने ये लिखा है। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसका सारांश और फिर इस चैप्टर के जो पैराग्राफ्स हैं उनके शब्दार्थ के साथ उसकी व्याख्या भी हम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, ये अध्याय सांवले सपनों की याद किसके बारे में है। ये प्रसिद्ध पक्षी जो विशेषज्ञ हैं और प्रकृति प्रेमी डॉक्टर सालिम अली की कहानी बताता है। ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ जो पक्षियों के बारे में जानता है, उनके बारे में खोज करना, उनके बारे में जानना, उनकी के बारे में जो है, और जो प्रकृति के प्रेमी थे डॉक्टर सलीम अली की कहानी बताता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों का अध्ययन करने और प्रकृति की रक्षा करने में बिताया है। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रकृति और पक्षियों का अध्ययन करने में बिताया है, यानी कि अपने जीवन में इनका काम क्या रहा, प्रकृति के खोज करना और पक्षियों के जीवन के बारे में अध्ययन करना, यही इन्होंने काम किया। उनकी यात्रा को एक सुंदर सपने की तरह दिखाया गया है, जो जीवन और मृत्यु की शांत घाटियों से होकर गुजरता है। सालिम अली की पक्षियों और पर्यावरण के प्रति समर्पित भावना ने उन्हें खास बना दिया है। तो उनका जो है पर्यावरण और पक्षियों के प्रति एक विशेष लगाव था और इसी भावना ने इनको जो है खास बना दिया है। तो पहले इस चैप्टर में क्या कुछ दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने अपना जीवन पक्षियों और पर्यावरण के अध्ययन, यानी कि पढ़ाई और उनकी देखभाल में लगा दी। इन्होंने न सिर्फ पक्षियों के बारे में जाना, उनकी पढ़ाई की, बल्कि उनकी देखभाल भी इन्होंने की और पूरा जीवन जो है इन्होंने इनकी पढ़ाई और उनकी देखभाल में ही लगा दिया। बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरी एक छोटी गौरैया, चिड़िया जो होती है, जो पक्षी गौरैया की एक पक्षी की जो है एक प्रजाति है गौरैया, ने उनके अंदर जो है पक्षियों के प्रति जो है एक अलग ही प्रेम जगाया। और पक्षियों के प्रति इनका प्रेम कैसे जगा? बचपन में जब ये बहुत छोटे थे तो एक एयर गन होती है, उस एयर गन से, जिससे बच्चे खेलते रहते हैं, एयर गन से घायल होकर के एक छोटी सी गौरैया जो चिड़िया थी, इनसे जो है गलती से उस पर लगी और वो जो है नीचे गिर गई थी। तो उस पक्षी ने इनके अंदर जो है इन पक्षियों के प्रति एक अलग प्रेम को जगाया और इस घटना ने मानो उनके जीवन को ही बदल दिया। उन्होंने पक्षियों की दुनिया को करीब से समझा और उनकी रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो इनके जीवन में एक घटना हुई बचपन में, जब ये बहुत छोटे थे। तो एयर गन से जैसे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें एक छोटी छोटी गोलियां भी होती हैं। तो इन्होंने जो है गलती से एक गौरैया पर इनके एयर गन से चोट लगी और वो नीचे गिरी। इस घटना ने जो है इनको पक्षियों के प्रति जो है आकर्षित किया और ये जो है उनका अध्ययन, उनके बारे में पढ़ने लगे, उनकी देखभाल करने लगे। तो पक्षियों के प्रति जो है इनके मन में एक अलग सा प्रेम जो है जगाया इस घटना ने और इनका जीवन मानो बदल दिया। उन्होंने पक्षियों की दुनिया को बहुत करीब से समझा और उनकी रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। सलीम अली का मानना था कि लोग पक्षियों और प्रकृति को इंसान के नजरिए से नहीं, बल्कि प्रकृति के नजरिए से देखें। सलीम अली चाहते थे कि लोग जो हैं इंसान की नजर से ही पक्षियों और प्रकृति को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो है उनको उन्हीं की नजरों से देखना चाहिए, हमें इंसान के नजरियों से नहीं उसे देखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जैसे लोग जंगल, पहाड़, झरने और नदियों को केवल एक संसाधन, प्रकृति से मिली चीज के रूप में देखते हैं, वैसे ही पक्षियों को भी उनके उपयोग करने के आधार पर मानते हैं। लेकिन वास्तव में पक्षियों की मधुर आवाज और उनकी सुंदरता प्रकृति का वह संगीत है। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया कि वास्तव में पक्षियों की जो मधुर आवाज है और उनकी जो सुंदर प्रकृति का एक संगीत है, जो हमें हमारे अंदर से हमें जो है अंदर से आनंदित कर सकती है। सलीम अली इस बात को समझते थे और लोगों को प्रकृति के इस पहलू से जोड़ने की कोशिश करते थे। वो इस बात को समझते थे क्योंकि वो गहनता से पक्षियों के बारे में पढ़ते थे, उनके बारे में वो समझते थे, उनकी देखभाल भी करते थे। इसलिए सलीम अली इस बात को समझते थे और लोगों को प्रकृति के इस पहलू से जोड़ने की कोशिश करते थे। उनकी जीवन यात्रा कुछ अलग ही थी। उन्होंने न केवल पक्षियों के बारे में गहरी खोज की, बल्कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के महत्व को भी समाज के सामने रखा। इन्होंने इनके जीवन की जो यात्रा थी वो कुछ अलग सी थी। किस प्रकार की यात्रा थी? उन्होंने न केवल पक्षियों के बारे में गहरी खोज की, बल्कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के महत्व को भी समाज के सामने रखा। उन्होंने केरल की साइलेंस वैली को औद्योगिक विकास, उत्पादन से जुड़े काम को और बढ़ाना के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की और उन्होंने पर्यावरण को भविष्य में होने वाले खतरों के बारे में इस तरह बताया कि चौधरी साहब की आंखें नम, आंसू आने लगे हो गई। तो इनका जो काम था, इन्होंने समाज को पर्यावरण को बचाने के महत्व के बारे में बताया कि आप जो है पर्यावरण की रक्षा करें। और साथ में इन्होंने केरल की जो साइलेंट वैली को औद्योगिक विकास यानी उत्पादन से जुड़े काम को और बढ़ाना के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए ये उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यानी कि उनके समय में प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह से इन्होंने मुलाकात की। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं की, उन्होंने पर्यावरण को भविष्य में होने वाले खतरे के बारे में इस तरह से बताया कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब की आंखें नम हो गई। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया इनको कि उनकी आंखें नम हो गई। सलीम अली की पत्नी तहमीना ने भी उनके काम में उनका पूरा साथ दिया। अब इनके जीवन में जो इन्होंने काम किया, इनके साथ इनकी पत्नी ने हमेशा इनका साथ दिया। उनकी मदद से सलीम अली को प्रकृति को समझने और एक नई दुनिया बनाने में मदद मिली। तो इनकी पत्नी ने इनका साथ दिया और इन्हीं की मदद से जो है इनको प्रकृति को समझने और एक नई दुनिया बनाने में मदद मिली। उनकी दूरबीन हमेशा उनकी आंखों पर रहती थी। अब क्योंकि दूरबीन से वो क्या करते थे, हमेशा ही पक्षियों को, जो दूर के जो पक्षी हैं उनको देखा करते थे, तो हमेशा इनकी आंखों पर ही रहती थी और वह प्रकृति के हर कोने में छिपे हुए पक्षियों को खोज में रहते थे। तो वो जो है हमेशा दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। उनकी मौत के बाद ही उनकी दूरबीन उनकी आंखों से हटी। तो हर समय इनकी दूरबीन इनके साथ रहती थी और जब इनकी मौत हुई तभी इनकी दूरबीन इनसे दूर हुई। सलीम अली के जीवन की सबसे बड़ी जो सीख यह है कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। इनके जीवन से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हमें उसे समझने और देखने की जो है समझ होनी चाहिए। हम प्रकृति से सीखते नहीं है, जबकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। और उसके साथ सामंजस्य यानी कि तालमेल बनाकर रखना चाहिए। किसके साथ? प्रकृति के साथ। उन्होंने पक्षियों को न केवल वैज्ञानिक की तरह की नजर से देखा, बल्कि उन्हें प्रेम और सम्मान भी दिया। इन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह, वैज्ञानिक का काम होता है खोज करना, तो ये जो है एक तरह से पक्षियों के वैज्ञानिक ही रहे, क्योंकि इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सारी
खोजें की, उनको जानने की कोशिश की, उनको पढ़ने की कोशिश की, उनको पढ़ा इन्होंने, उनको जाना। तो ये जो है पक्षियों को न केवल वैज्ञानिक की नजर से देखा बल्कि उन्हें प्रेम और सम्मान भी दिया। तो विज्ञान जो है खोजता है, विज्ञान जो है उसे परखता है, उसे खोजता है, उसका विश्लेषण करता है किसी भी चीज का। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक वैज्ञानिक की नजर से नहीं देखा पक्षियों को, बल्कि प्रेम और सम्मान भी उनको दिया। उनकी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो उनके जीवन के अनुभवों और पक्षियों के प्रति उनके लगाव को बताती है। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। उनके जीवन के अनुभवों और पक्षियों के प्रति उनके लगाव को बताती है। तो उनकी जीवन कथा में, इनकी जीवनी में, इनकी आत्मकथा में इसमें जो है पक्षियों के प्रति जो है इनका लगाव जो है दिखा, उनके प्रति प्रेम जो है, पक्षियों के प्रति इनका प्रेम दिखा। आज सालिम अली हमारे बीच नहीं है। तो जिस दिन की कहानी लिखी गई है तो कहते हैं, आज यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सालिम अली आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का नाम भी है सांवले सपनों की याद, सांवले अर्थात धुंधले, लेकिन उनकी यादें और उनका जो काम है वो हमें यह सिखाता है कि प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम पर्यावरण को बचाने और पक्षियों की रक्षा के लिए कोशिश करें। प्रकृति और पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देना उन्हें प्रकृति के प्रेमियों के लिए एक आदर्श बनाता है। डॉक्टर सालिम अली की विरासत हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व, हमारी जो मौजूदगी है, हमारा जो जीवन है, वो पूरा जीवन अधूरा है। उनकी दूरबीन भले ही अब शांत हो गई हो, लेकिन उनके सपनों और कोशिशों की गूंज हमें हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। और अब आइए पाठ, ये तो सारांश था। अब हम पाठ के हर पैराग्राफ को पढ़ेंगे, शब्दार्थ देखेंगे और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इस पाठ में आपके सामने क्या दिया गया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम यानी एक भीड़ जो है मौत की खामोश वादी की तरफ जो है अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। इस भीड़ को कोई रोक टोक, क्या कोई मौत के बाद की जो भीड़ है उसको रोक सकता है? जब किसी की अंतिम विदाई होती है तो क्या उस भीड़ को कोई रोक सकता है? ये संभव नहीं है कि उस भीड़ को रोका जाए, क्योंकि अब वो भीड़ जाएगी, आगे वो यात्रा जाएगी। तो इनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर जा रही है और यहाँ लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरह अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। इस हुजूम को आगे आगे चल रहे हैं, इस जो हुजूम है, इस भीड़ के आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, यानी सलीम अली की अंतिम यात्रा अभी जा रही है। जिस समय ये इस शरीर को छोड़ चुके हैं और अब जो है ये अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, इस भीड़ की यानी इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। जितने भी उन्होंने अभी तक सफर किए हैं उन सफरों से ये बिल्कुल भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो जैसा कि हुजूम का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जन समूह या भीड़, वादी यानी घाटी, परिंदों यानी पक्षी, सांवले यानी हल्का काला, सांवले सपनों यानी हल्का जो धुंधला होता है, अग्रसर आगे बढ़ा हुआ, सैलानी सैर का शौकीन, पलायन यानी दूसरी जगह चले जाने वाला,
और या भागना, विलीन अदृश्य हो जाना, लुप्त हो जाना, उष्णता या गर्मी या हल्का बुखार। चलिए जल्दी से इन शब्दार्थों को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आया है हुजूम का अर्थ है जनसमूह या भीड़, वादी यानी घाटी, परिंदों अर्थात पक्षी, सांवले हल्का सा काला, अग्रसर आगे बढ़ा हुआ, सैलानी सैर का शौकीन, पलायन दूसरी जगह चले जाना, भागना, अदृश्य होना, लुप्त हो जाना, और हरारत होता है उष्णता या गर्मी या हल्का सा बुखार। तो आइए इस पैराग्राफ में लेखक के अनुसार सुंदर और सुनहरे पंखों वाले परिंदों के साथ सलीम अली जैसे महान व्यक्ति अपने सपनों और जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हैं, और यह यात्रा जीवन से मृत्यु की शांति भरी घाटी की ओर बढ़ रही है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है, क्योंकि यहाँ पर इस यात्रा को कोई नहीं रोक सका है और ना ही इसे कोई रोक सकेगा। ये घटना है उस समय की जब सलीम अली को की जो अंतिम यात्रा है, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब जो है इनका दाह संस्कार करने के लिए एक भीड़ जमी हुई है, और वो भीड़ इनके साथ साथ चल रही है, जिसमें आगे आगे सलीम अली चल रहे हैं और पीछे पीछे ये भीड़ जा रही है। कहते हैं सलीम अली इस समूह के आगे आगे चल रहे हैं, जैसे कोई यात्री अपने सफर का बोझ अपने कंधों पर उठाए चलता है, लेकिन यह सफर उनके पहले के सभी सफरों से बिल्कुल अलग है। लेखक बताते हैं जो जीवन में इन्होंने यात्रा की, जिस खोज के लिए इन्होंने इधर उधर यात्रा की, उन सब यात्राओं से ये बिल्कुल अलग है। अब वह भीड़ भाड़ और तनाव भरी जिंदगी से दूर होकर अपने अंतिम पड़ाव यानी कि आखिरी ठिकाने की ओर जा रहे हैं। इस यात्रा की लेखक ने उस पक्षी से तुलना की है जो अपना अंतिम गीत गाकर शांत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर पक्षियों की देखभाल की, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनके बारे में खोजबीन की। तो अब इनकी अंतिम यात्रा को भी एक पक्षी के साथ ही ये तुलना कर रहे हैं लेखक यहाँ, कि इस यात्रा की लेखक ने उस पक्षी से तुलना की है जो अपना अंतिम गीत गाकर शांत हो जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है। भले ही कोई अपनी सारी कोशिशें कर ले, वह पक्षी फिर से वापस आकर अपने गीत नहीं गा सकता है। इसी प्रकार यही सलीम अली के जीवन का आखिरी चरण था, जहां वह हमेशा के लिए प्रकृति का हिस्सा बन गए। यानी कि देखिए, जब हमारी देह को जलाया जाता है तो हम मिट्टी हो जाते, इस मिट्टी में मिल जाते, इस प्रकृति में भी हम मिल जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ लेखक बताते हैं कि अब जो है सलीम अली की ये अंतिम यात्रा है। ठीक है, आगे लेखक ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। आगे बताया कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबसासों सारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक जो है उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। आबसार यानी कि निर्झर या झरना, उत्सुक यानी बेचैन, भीतर यानी अंदर, सोता फूटना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आनंद की अनुभूति होना। मिथक होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। तो अब इसमें लेखक क्या कहते हैं, लेखक को नहीं लगता है कि कोई सोए हुए पक्षी को फिर से जगाने की कोशिश करेगा। सलीम अली ने बहुत पहले कहा था कि लोग पक्षियों को केवल इंसान की जरूरतों के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जैसे
उनके बारे में यह सोचते हैं कि वे हमें क्या फायदा देंगे, और यह उनकी गलती है। तो यहाँ बहुत पहले सलीम अली ने, लेखक ये बता रहे हैं कि सलीम अली ने क्या कहा था कि लोग पक्षियों को केवल इंसान की जरूरत के हिसाब से देखते हैं, इंसान की नजर से। इंसान क्या चाहता है, किससे, किस पक्षी से, किस प्रकृति से, प्रकृति की किन वस्तुओं से उसको फायदा हो। और देखो, जिनसे फायदा होता भी है, सब जानते हुए भी हम उसका नुकसान करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हमारे पूरे वातावरण के लिए, हमारे पूरे मानव जाति और पूरे जो है जनजीवन के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि इंसान जो है जरूरतों के हिसाब से पक्षियों को देखता है, जैसे उसके बारे में ही सोचते हैं कि वे हमें क्या फायदा देंगे, है ना। यह उनकी गलती है। उसी तरह लोग जंगलों, पहाड़ों और झरनों को भी प्रकृति की सुंदरता के नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे पक्षी को अपने फायदे के लिए देखते हैं कि पक्षी हमें क्या फायदा देगा, और इसको मारने से या बचाने से हमें क्या फायदा होगा, तो ये जो है उसकी गलती है। उसी तरह लोग जंगलों, पहाड़ों और झरनों को भी प्रकृति की सुंदरता के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हैं। लेकिन असली मजा तो तब है जब हम पक्षियों की मीठी आवाज सुनकर और उनकी उड़ान देखकर खुद को आनंदित, खुश होता हुआ महसूस करें। लेकिन ऐसा जो है बहुत कम लोग इसे महसूस कर पाते हैं। हम पक्षियों को उड़ता देखकर और उनकी मधुर आवाज सुनकर आनंदित नहीं होते हैं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं, उसका संरक्षण भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही करते हैं। तो ये जो है स्वार्थी मानव की एक तुच्छ सोच है। सलीम अली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकृति की इस सुंदरता को समझा और इसे सबको बताना चाहा। तो वो प्रकृति की सुंदरता को देखा उन्होंने और समझा, और सबको ये बताना चाहते थे कि प्रकृति का जो आनंद है उसे आप महसूस करें, उसको आप जो है अपने अंदर जो है महसूस कीजिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति को प्यार और सम्मान की नजर से देखना चाहिए। पता नहीं इतिहास में कब जो है कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला जो पानी है उसे पूरे घटना चक्र की याद दिला देगा। आप देखते होंगे हर बार लोग जो है वृंदावन की यात्रा करते हैं और सब लोग क्या कहते हैं, अरे वहां जाकर तो बड़ा आनंद आ गया, वहां के हर कण में कृष्ण है, वहां के हर कण में गोपियां बसी हैं, वहां के हर कण में वो ग्वाल अभी भी हैं, वो ग्वाल बाल हैं, वो गाय, वो जो जिनको कृष्ण चराने जाते थे, अभी भी लोग उस चीज को महसूस करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और वो बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का जो माली है वो सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से जो है खाली हुआ है क्या? अब इन पंक्तियों में इन्होंने कहा रासलीला। कृष्ण और गोपियों की जो प्रेममयी लीलाएं थी उसे रासलीला कहा गया है। शोक यानी कि चंचल, भांडे भांडे कहा जाता है बर्तनों को, ठीक है, और या वासन। दूध छाली, गर्म दूध के ठंडे होने पर
ऊपर जमी हुई जो मलाई है, जो परत होती है, उसे दूध छाली, वाटिका यानी बगीचा, विश्राम यानी आराम, सांवला हल्का काला, श्याम वर्ण का, और हिदायत यानी रास्ता दिखाना। अब इन पंक्तियों में लेखक कहता है, लेखक के अनुसार हमें यह नहीं पता कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला कब रची थी। ये बहुत साल पहले की घटना है। कब उन्होंने अपनी शरारतों से गोपियों को हंसाया था, तब माखन के भरे जो बर्तन थे वो फोड़े थे, और कब उन्होंने बांसुरी बजाई थी जिससे सबकी दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई थी। यह सब बहुत पहले हुआ होगा। आप तो इसकी बस कल्पना ही करते हैं, सुनते ही ये तो बहुत पहले हुआ होगा। लेकिन आज भी वृंदावन में जब जादू महसूस किया, ये सब जो है वह सब जादू महसूस किया जाता है। वृंदावन की हर कण में कहते हैं श्री कृष्ण का वास है। आप वृंदावन जाएंगे तो वहां आपको लगेगा कि सच में कृष्ण आज भी वही है। लेकिन इस बात का बहुत साल हो गए हैं, बहुत सालों के बाद जो है अभी भी वो चीजें महसूस की जाती हैं। अगर कोई आज भी वृंदावन जाए और वहां की सांवली यमुना नदी को देखे तो उसे वह पुरानी कहानियां याद आ जाएंगी। सुबह सुबह जब लोग नदियों की ओर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी पल कृष्ण प्रकट हो अपनी बांसुरी बजाएंगे और सब रुक कर उसे सुनने लगेंगे। शाम को जब बगीचे का माली पर्यटकों को निर्देश देता है, तब भी ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण कहीं से आकर अपनी बांसुरी का जादू फैला देंगे। वृंदावन हमेशा कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन से भरा हुआ लगता है और यह जादू कभी खत्म नहीं होता है। आगे लेखक कहते हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर जो है कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्रा की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, अब इनको जो है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी और उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी जो दूरबीन थी उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा कि उनकी पक्षियों को देखने की जो चाह थी, उनका शरीर जो है ढीला पड़ गया था, उनको कैंसर जैसी महामारी ने जकड़ लिया था, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों तक इनकी आंखों की जो रोशनी थी, ये उनके जो दृढ़ संकल्प था कि वो पक्षियों को दूर से देखेंगे और वो हमेशा देखना चाहते थे। तो उनके उस दृढ़ संकल्प ने उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीनी। इनकी आंखों पर चश्मा नहीं था बल्कि इनकी आंखों पर हमेशा से दूरबीन था, और जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद ही इनका ये चश्मा उतरा, ये जो दूरबीन था वो उतरा। तो अब आइए यहाँ पर मिथक होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में आए में नए अर्थ का वहन करती है। सती यानी 100 वर्ष का समय, हिफाजत यानी रक्षा करना, दूरबीन दूर तक देखने वाला एक यंत्र होता है। तो लेखक के अनुसार किसी सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें सलीम अली नाम के उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो दिखने में कमजोर और साधारण लगते थे। उनकी उम्र 100 साल होने के करीब थी। लंबी यात्राओं की वहन से उनका शरीर थक गया था। इन्होंने इतनी यात्राएं की थी, अब इनका शरीर थक गया था और उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी बीमारी और मौत भी उनकी आंखों से उस चमक से नहीं छीन सकी। कहते हैं उनकी जो बीमारी थी और उनकी जो मौत थी उनकी आंखों की वह रोशनी नहीं छीन सकी जो पक्षियों को खोजने और उनकी सुरक्षा के लिए थी। उनकी आंखों पर हमेशा दूरबीन रहती थी जिससे वह पक्षियों को देख पाते थे। वह दूरबीन उनके मरने के बाद ही हटी। इसका मतलब ये है
कि वे आखिरी पल तक पक्षियों से जुड़े हुए थे और सलीम अली की पूरी जिंदगी पक्षियों के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण यानी अपना सब कुछ उन पक्षियों को दे देना का उदाहरण था। और उनकी दूरबीन जैसे उनके इस जुनून यानी पागलपन को सनक की पहचान बन गई थी। तो अपने अंतिम क्षणों तक ये जो है दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। ये पक्षियों के प्रति इनका जो है सबसे बड़ा समर्पण रहा और इनके दृढ़ निश्चय ने, देखिए इतनी बड़ी बीमारी लगने के बाद भी सलीम अली की जो आंखें थी वो बिल्कुल सही थी और अंतिम समय तक भी इनकी आंख की रोशनी जो है बिल्कुल सही थी। इनकी आंखों में जो है हमेशा पक्षियों को ही ये देखते थे। उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। बर्ड वाचर होता है जो उनको देखता है, उनके बारे में खोजबीन करता है, बर्ड के बारे में, पक्षियों के बारे में जो खोजबीन करता है। तो शायद ही उनके जैसा बर्ड वाचर जो है कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में जब वो अकेले रहते थे उस समय सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। इनकी जो जीवन साथी इनकी पत्नी थी, इन्होंने जो है इनका पूरा साथ दिया। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही है, तो इनकी जो पत्नी थी वो उनकी सहपाठी रही है। तो यहाँ बर्ड वॉचर होता है जो व्यक्ति पक्षियों को देखता है और पक्षियों को देखना पसंद करता है। एकांत अकेला, चलिए क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। कायल यानी स्वीकार करने वाला, गढ़ना अर्थात बनाना, सहपाठी साथ पढ़ने वाला। तो इस पैरा में क्या कहा उन्होंने कि सलीम अली एक ऐसे अद्भुत बर्ड वाचर थे जिनका मुकाबला करना मुश्किल है। हालांकि कई बार बिना दूरबीन के भी वो प्रकृति का आनंद लेते हुए देखे गए। उनकी नजरें इतनी खास थी कि वे दूर तक फैले मैदान और आसमान की खूबसूरती को देखते थे जैसे उनकी आंखों में कोई जादू हो। सलीम अली प्रकृति को केवल देखने वाले नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति को अपने खास तरीके से समझते और उसकी गहराई में जाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को ही अपने प्रभाव में डालने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए प्रकृति एक खुशहाल और रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समझा। इस सफर में उनकी पत्नी तहमीना ने उनका पूरा साथ दिया और तहमीना उसके स्कूल के समय की सहपाठी थी और जीवन भर उनकी साथी बनी रही। उनके समर्थन यानी सहारे और सहयोग से सलीम अली ने अपनी खास दुनिया बनाई। तो इनकी पत्नी ने जो है इनका साथ दिया और इनके साथ से जो है इन्होंने अपने लिए दुनिया में जो है एक अलग जगह बनाई। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।